हेलो एवरीवन, आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आईएएस बैकडोर एंट्री, एक चर्चित और विवादित मुद्दे को लेकर। यह मुद्दा इसलिए चर्चित है क्योंकि हाल ही में एक रिजल्ट, एक व्यक्ति का, एक पर्सन का सिलेक्शन हुआ आईएएस के पद में, लेकिन इसका जो मूल रिजल्ट था वो काफ़ी पहले आ चुका था। तो यहाँ पर एक शब्द जनरेट किया गया, आईएएस बैकडोर एंट्री, और इस शब्द को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेज़ी से वितरित किया गया। ट्विटर इत्यादि काफ़ी सारे ट्वीट किए गए कि कहीं ना कहीं ये एक भ्रमजाल है, या फिर कह सकते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी एक भ्रष्टाचार यहाँ पे पनप रहा है। कुछ सीटें यहाँ पर भरी नहीं जा रही हैं कि 927 सीटें आप निकाल रहे हैं, वहाँ पे 829 लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं। 98 जो पद खाली रह गए उनको किस तरीके से भरा जाएगा? क्या उनको बैकडोर एंट्री दी जाएगी? क्या उनको यहाँ पे पॉलिटिशियन और अन्य लोगों का जिनका वहाँ पर प्रभाव है उनके थ्रू उनके कैंडिडेट्स को इसमें फिलअप किया जाएगा? क्या इस तरीके से वैकेंसीज फिल की जाएंगी? और जैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, जो यहाँ पर एक चेहरा है, आपको ओम बिरला जी हैं, पॉलिटिशियन है, यहां पर आप उनकी बेटी का सिलेक्शन यहां पे हुआ, और उसके बाद इस मुद्दे ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। और इस तूल पकड़ते हुए पूरे मुद्दे को मैं यहां पे समझाने के लिए इस पूरे वीडियो को समझाऊंगा। इस पूरे वीडियो में कई अलग अलग चीजों को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। आप यहां पे समझने की कोशिश करिए, कोई भ्रांतियां नहीं रखनी है। देखिए, मुद्दा है क्लैरिटी का। आप जो एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, आप उससे जुड़े हुए हैं और कहीं आपके मन में ये घर कर जाता है कि यूपीएससी में भी भ्रष्टाचार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई इत्यादि प्रभावित होती है। तो देखिए, यूपीएससी अगर हम देखें, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जितने भी हैं, तो आई थिंक सबसे ट्रस्टेबल कैसे कहा जा सकता है आयोग है, जो अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, अपनी पैटर्न को लेकर, अपनी एग्ज़ाम कराने की गतिविधियों को लेकर काफ़ी कह सकते हैं उसके अपने मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं। और वहाँ पर यदि कोई क्वेश्चन मार्क आता है तो अपने आप में ये चर्चा का मुद्दा बन जाता है, और इसी कारण ये मुद्दा बना है। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, मुद्दा है आईएएस बैकडोर एंट्री को लेकर। तो यहां पर मैं 5 अलग अलग चीजों पे को लेकर इसमें चर्चा करूंगा। पहला, कि चर्चा का कारण क्या है। दूसरा, आईएएस जो बैकडोर एंट्री है इसका मतलब क्या होता है। तीसरा, आप आईएएस कितने तरीके से बन सकते हैं। चौथा, यूपीएससी का आईएएस बैकडोर एंट्री को लेकर जो अभी चर्चा एक आया, जो विवाद जन्म लिया है, उसको लेकर वो क्या कहता है। और जो एक मुद्दा है जिनको विवाद जिसके कारण जन्म लेता है, अंजलि बिरला का जो चयन हुआ है, उसका आधार क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके इसमें देखेंगे। तो एक एक करके एक एक टॉपिक को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मुद्दा है यहाँ पर, जो चयन हुआ है, जो चर्चा का एक कारण बना है, चर्चा हो रही है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की बेटी अंजलि बिरला जी का यहां पे भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। किसी भी व्यक्ति का आईएएस एग्जाम में सफल होना, चयन होना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन और इसमें खुश होना चाहिए। लेकिन मुद्दा यह बनता है कि विवाद क्यों है फिर? अगर खुश होने वाली बात है तो विवाद बना कैसे? विवाद इसलिए बना कि सिविल सर्विस एग्जाम के जो मेंस का जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, उस फाइनल रिजल्ट में इनका नाम नहीं था। इनका नाम कुछ महीने बाद आया है। कारण इसलिए भी बनता है क्योंकि यहां पर उसके बाद जिस तरीके से चीजें आई, वहां पर एक आधार बनाया गया कि कहीं ना कहीं जो इनका चयन हुआ है वो आईएएस बैकडोर एंट्री के तहत हुआ है। तो आईएएस बैकडोर एंट्री, आईएएस बैकडोर एंट्री, एंट्री बैकडोर, बैकडोर एंट्री, ये है क्या? इस मुद्दा क्या है, इसको समझ लेते हैं ताकि यहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिल जाए कि ये मूल टॉपिक इसमें है क्या। तो देखिए, जो बैकडोर एंट्री का मतलब क्या हुआ। बैकडोर का मतलब हुआ है कि आप जो काम फ्रंट से नहीं करते, और फ्रंट के थ्रू अगर आपको नहीं कोई काम कर सकते तो आप बैकडोर का सहारा लेते हैं। ठीक है, आईएएस में भी क्या ऐसा है, आईएएस में सिलेक्शन करने के लिए आईएएस एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसको हम यूपीएससी का एग्जाम आप कहते हैं, और उसके थ्रू वहां पर आपका सिलेक्शन होता है। तो उसको हम कहते हैं, आप चलिए आपका फ्रंट डोर, आप उसको कह सकते हैं कि फ्रंट डोर से आपका सिलेक्शन हो गया। तो बैकडोर का मुद्दा क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका सिलेक्शन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में के द्वारा वहां पर उसमें सम्मिलित हुए बिना आप आईएएस के पद पे आपका चयन होता है, तो इसको बोला जाता है कि आपका आईएएस बैकडोर एंट्री हुई है। तो आईएएस के संदर्भ में बिना परीक्षा दिए भी क्या आईएएस आप बन सकते हैं? तो इसको लेकर भी आधार अपने अपने हैं। तो मूलतः ये समझ लीजिए कि आप आईएएस बन कितने तरीके से सकते हैं। फिर ये समझने को संदर्भ में इस पूरे तात्पर्य के बैकडोर को लेकर एक परिभाषा तो ये है, लेकिन पूरा उसको समझने के संदर्भ में ये भी समझ लीजिए कि आईएएस के बनने के प्रकार, क्या आईएएस ऐसे भी बन सकते हैं? क्या आईएएस यूपीएससी का एग्जाम दिए बिना बना जा सकता है? तो हाँ, और उसके 3 आधार हैं। एक व्यक्ति आईएएस 3 तरीके से बन सकता है। पहला, आप यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस का प्रवेश परीक्षा है
ठीक है, उस परीक्षा को, यूपीएससी की परीक्षा को बैठें, उसको पास करें और आईएएस बने। ये तो सबको पता है। दूसरा तरीका है, यदि आप राज्य सिविल सेवा से आप प्रमोट होके आप आईएएस बन सकते हैं, अर्थात पीएससी का एग्जाम दिया, अच्छी रैंक आए, 1 2 आए, आप प्रमोट होके आईएएस बन सकते हैं। ठीक है, अच्छी रैंक मतलब स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स पे आए हैं। तीसरा जो आधार है आईएएस बनने का, वो है राज्य सरकार से गैर राज्य सिविल सेवा राजपत्रित अधिकारियों का प्रवेश होता है, जिन्हें अंतिम चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को सिफारिश की जाती है। और यही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये आपके बैकडोर आपकी एंट्री के संदर्भ में है, जहां एक तो चलिए राज्य सेवा उत्थान है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएससी का एग्जाम है, लेकिन यहां पर आपने ना तो पीएससी का एग्जाम दिया ना आईएएस का एग्जाम दिया, फिर भी आप आईएएस बन सकते हैं। यहां पर आप देखें तो यहां पर राजपत्रित, ठीक है, गैर राज्य सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को भी आईएएस बनाया जा सकता है। तो ये जो आधार है, इसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बिना किसी सिविल सेवा परीक्षा को दिए हुए आप आईएएस बने, तो ये एक बैकडोर एंट्री का काम आपको करती है। तो सिविल सेवा बिना परीक्षा को दिए बिना आप बैकडोर एंट्री के थ्रू भी आईएएस बन सकते हैं। तो मुद्दा तो क्लियर हो गया कि हाँ, आईएएस बैकडोर एंट्री को तो आपने समझ लिया, लेकिन जो मुद्दा है, चर्चित जो मुद्दा है, जो विवाद का कारण है कि क्या ओम बिरला की जो बेटी हैं अंजलि बिरला का चयन भी आपको बैकडोर एंट्री के थ्रू हुआ है या फिर उन्होंने एग्जाम देकर सिलेक्शन पाया है। तो यहां पर देखिए, अब यूपीएससी ने इसको देकर पहले तर्क दिया है। तर्क इसलिए देना पड़ा क्योंकि यूपीएससी को लेकर विवाद हुआ कि यूपीएससी ने 2019 के लिए टोटल 927 पोस्ट निकाली, लेकिन जो फाइनल जो लिस्ट आई, जो सिलेक्शन हुआ, उसकी जो लिस्ट आई, उसमें सिर्फ 829 मेंबर को उन्होंने सिलेक्ट किया और 98 पोस्ट उन्होंने खाली छोड़ दी। अब इसके बाद फिर वही विवाद बन गया। विवाद बना कि क्या ये 98 पोस्ट जो होंगे वो लोगों के कह सकते हैं पॉलिटिशियंस हो गए या फिर लोगों के जो चहेते होंगे उनको वहां पे भरा जाएगा? क्या यूपीएससी भी यहाँ पे पैसे इत्यादि लेकर चयन करती है? क्या वहां पे घूसखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है? तो ये सारी चीजें लगातार एक क्वेश्चन में आया और इसी में बैकडोर एंट्री वाला मामला और भी तूल पकड़ लेता है। और इसके बाद चयन हो गया तो मामला और भी तूल पकड़ लिया। तो यूपीएससी ने एक आधार क्लियर किया। यहाँ पे काफी सारा मैटर लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ डिस्क्राइब कर दूं इसका जो सार है। सार ये कहता है कि यूपीएससी ने अगर 829 पोस्ट का चयन किया, अब होता क्या है, इससे आप परिचित हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। कोई एससी एसटी का कैंडिडेट अच्छे नंबर लाने के कारण जनरल कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हो गया। जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होने के पश्चात अब जब कैडर का आवंटन किया जाता है, तो कैडर अगर मान लीजिए उसका पसंदीदा कैडर उसको नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी जनरल कैटेगरी को छोड़ करके वो चला जाता है एससी एसटी कैटेगरी में और उसको अपनी पसंदीदा कैडर मिल सकता है। लेकिन जिसने उस व्यक्ति ने जनरल कैटेगरी की सीट छोड़ दी और जनरल कैटेगरी की सीट छोड़ने के कारण वो वैकेंट हो गई। अब उस वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए क्या करेगा? तो यहां पर यूपीएससी क्या करती है? रिजर्व लिस्ट बनाती है और इस रिजर्व लिस्ट से लोगों को क्या करती है? सेलेक्ट कर लेती है। ऐसा एक रीजन उन्होंने बताया है और वो कहते हैं ऐसा हर कैटेगरी के साथ है, ऐसा जनरल के साथ ही नहीं है, ऐसा ओबीसी एससी एसटी के साथ भी। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जॉब सेलेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं और उसके कारण भी कई बार ऐसी लिस्ट खाली हो जाती है। तो ऐसी सीटों को भी भरने के लिए हम क्या करते हैं? यहीं से रिजर्व लिस्ट से हम लोगों को चयन कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए वो ये भी कहते हैं कि जितनी पोस्ट निकाली जाती हैं हम वो सारी फिलअप कर लेते हैं। अर्थात अगर 929 निकाली गई हैं तो हम 927 पोस्ट निकाली गई थी, हमने 829 निकाले हैं, लेकिन बाकी की 98 सीटें भी हम भर लेंगे, लेकिन थोड़े समय के पश्चात जब ये वाला मामला क्लियर हो जाता है कि सबको अपना अपना कैडर मिल गया, कोई सीट अब खाली नहीं बची है और उसके बाद जो रिजर्व लिस्ट बचती है वहां से फिर उन लोगों को जितनी आवश्यकता जहां हमें पड़ती है हम उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। ये पूरा इनका यहाँ पे मामला, यूपीएससी का अपना ये तर्क था यहाँ पे इसका चयन होने का। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह कोई भी बैकडोर एंट्री के थ्रू हम यहाँ पर आईएएस किसी को नहीं बना रहे हैं और ना ही हाल ही में हुआ अंजलि बिरला जी का चयन कोई बैकडोर एंट्री थी। और उसके लिए बाकायदा यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा एक सबूत भी दिया गया कि अंजलि बिरला जी का जो चयन हुआ है वो बैकडोर एंट्री नहीं थी, बल्कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को पास करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर वो सबूत भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपकी एक लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर आप नाम देखें तो यहाँ पर अंजलि बिरला जी का जो चयन है सिविल सर्विस की मेंस
एग्जामिनेशन 2019 में ये जो कैंडिडेट हैं, सीरियल नंबर है और रोल नंबर है। यहाँ पर देखें तो 67 नंबर पे आप उनका रोल नंबर देख सकते हैं और उनका नाम भी है अंजलि बिरला जी का। तो यहाँ पर परीक्षा दे करके वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके यहाँ पर चयनित हुई हैं, और चयनित इसलिए लेट हुई हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा यूपीएससी ने अपना एक तर्क दिया था कि कुछ सीटें यहाँ पे खाली रह जाती हैं, कुछ लोग अपनी कैडर को चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, और उसके कारण वहाँ पे जो वैकेंट सीट बनी उसी के आधार बनाकर यहाँ पर अंजलि बिरला जी का चयन किया गया है। तो अभी तक जो एक विवाद का जो आप आधार बना रहे थे लगातार कि यहाँ पे जो बैकडोर एंट्री हुई है, तो कोई बैकडोर एंट्री यहाँ पर आईएएस में नहीं हुई है। एक कह सकते हैं समुचित प्रक्रिया जो कि लगातार यूपीएससी अपनाती रही है, उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए उन्होंने इनका चयन किया है। एक तार्किक आधार पर परीक्षा के माध्यम से दिए गए अभ्यर्थियों की रिजर्व और वेटिंग लिस्ट से ही लोगों का चयन किया गया है। किसी पॉलिटिशियन या किसी के दबाव में के चलते या घूसखोरी करके वहां पे किसी अयोग्य अभ्यर्थी को आईएएस की पोस्ट के लिए चयन नहीं किया गया है। तो आई होप सो आप यहां पर इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग मेहनत अच्छे से करिए, पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए। आधार यहां पर आईएएस का बनने के लिए परीक्षा के माध्यम से ही है। कोई बैकडोर एंट्री नहीं चल रही है, कोई घूसखोरी भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है। तो अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ फोकस रहना अपने स्टडी पर। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ज़्यादा चीज़ें मत सोचिए, सिर्फ एक ही काम करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और ईमानदारी से सिलेक्शन लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।